हाँ जी, तो करें स्टार्ट। वेलकम बैक कोडर आर्मी हमारी इस जावा की सीरीज में। और आज हम अपने स्ट्रीम्स में और अंदर जाने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि स्ट्रीम्स में कितने फंक्शंस होते हैं, कितने मेथड्स होते हैं, इंटरमीडिएट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, टर्मिनल फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। सबको अच्छे से जानेंगे, डेप्थ में समझेंगे, आपको बहुत मजा आएगा और ऑब्वियसली बहुत कुछ सीखने को तो मिलेगा ही। तो चलो फटाफट स्क्रीन पे चलते हैं और इसे शुरू करते हैं। हाँ जी, तो हम समझ रहे थे जावा स्ट्रीम्स के बारे में। हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी जावा स्ट्रीम्स को बहुत अच्छे से देखा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके पहले वो लेक्चर देख लेना, वो बहुत ज़रूरी है इसको समझने के लिए। तो हमने देखा था कि स्ट्रीम कुछ नहीं है बल्कि एक पाइपलाइन की तरह है जिसमें हम बहुत सारे ऑपरेशंस लगाते हैं एक के बाद एक, और हमारा डेटा इन ऑपरेशन से होते हुए गुजरता है और फाइनली हमारा स्ट्रीम जब खत्म हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हमारा स्ट्रीम कंज्यूम हो गया, और जैसे ही हमारा स्ट्रीम कंक्लूड हो जाता है हमारे पास कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स बचते हैं जो इन सारे फिल्टर से गुजर गए होंगे, या फिर उन सब का कोई काउंट बचता है या मैक्सिमम या मिनिमम बचता है वगैरह वगैरह। ठीक है, और हमने ये भी समझा था कि स्ट्रीम्स कैसे एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, हमें कैसे एक इंपेरेटिव स्टाइल ऑफ कोडिंग से डिक्लेरेटिव स्टाइल ऑफ कोडिंग पे लेके आता है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि हमने जो समझा था ना कि हमारी स्ट्रीम का एक सोर्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट है और मैं इस लिस्ट को नंबर्स की लिस्ट बोल रहा हूँ, उसमें कुछ नंबर्स है 3, 5, 10, 13, 17, 11 कुछ इस तरीके से, और मैंने अपनी स्ट्रीम कुछ ऐसे बना रखी है। तो मैंने लिखा हुआ है लेट्स से लिस्ट डॉट स्ट्रीम, तो मैंने इस लिस्ट पे स्ट्रीम किया। अब मैं अपने सारे इंटरमीडिएट ऑपरेशंस लिख सकता हूँ। आपको पता है जैसे ही मैं लिस्ट डॉट स्ट्रीम लिखता हूँ इसका मतलब मैंने लिखा है अपना सोर्स। ठीक है, तो मेरा सोर्स क्या है? मेरा सोर्स है ये लिस्ट। इस लिस्ट का डेटा मेरी स्ट्रीम्स में नीचे आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूँ कुछ इंटरमीडिएट फंक्शंस, जैसे कि लेट्स से मैं लिख सकता हूँ एक फिल्टर। ठीक है, ये क्या करता है? तो लेट्स से मैं इसमें कुछ प्रेडिकेट कंडीशन लगा सकता हूँ। लेट्स से फॉर एवरी एक्स मैप्स टू एक्स ग्रेटर देन 10, तो वही नंबर्स आएंगे जो 10 से बड़े हैं। राइट, उसके अलावा मैं लिख सकता हूँ लेट्स से एक डॉट मैप, ये हमने एग्जाम्पल में देखा हुआ था जिसमें मैं एक फंक्शन लगाता हूँ लाइक एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एवरी एक्स। मुझे उसका क्या चाहिए? मुझे एक्स इंटू टू, लेट्स से उसका डबल वैल्यू चाहिए। और फाइनली मैं लिख सकता हूँ टू लिस्ट, और आपको पता है ये है मेरा टर्मिनल फंक्शन। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये है मेरा टर्मिनल। इसके बाद मेरी स्ट्रीम खत्म हो जाती है और मैं फाइनली अपनी स्ट्रीम को किस में लेके आ रहा हूँ? एक लिस्ट में लेके आ रहा हूँ, और ये जो दोनों थे ये थे मेरे इंटरमीडिएट फंक्शन। इंटरमीडिएट, इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। हाँ, इंटरमीडिएट फंक्शंस। ठीक है, तो ये कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस हैं जो मैं अपनी स्ट्रीम में करता हूँ। हमारी स्ट्रीम में बेसिकली 3 चीज़ें होती है। एक सोर्स होता है जहाँ से स्ट्रीम हमारी स्टार्ट होती है, कुछ इंटरमीडिएट फंक्शंस होते हैं, और फाइनली हमारा एक टर्मिनल कंडीशन होती है, और टर्मिनल फंक्शन जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, अब ना हम एक एक करके देखने वाले हैं कि हमारे इंटरमीडिएट फंक्शंस किस किस तरह के हो सकते हैं और हमारे टर्मिनल फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं। अब ऑब्वियसली आपको अगेन इन सबको याद नहीं करना, आपको इंपॉर्टेंट वंस आपके माइंड में ऑलरेडी रह जाएंगे क्योंकि आप उनको बार बार यूज़ करोगे। नहीं तो आपको पता ही है, आपको अपनी आईडी में जाकर के बस स्ट्रीम के आगे डॉट लिखना है, आपको सारे सेट ऑफ ऑपरेशंस की लिस्ट आ जाएगी। अगर आपको एक मोटा मोटा आइडिया कौन सा क्या करता है, आप इजीली उनको यूज़ कर पाओगे। तो चलो इनको समझते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आते हैं लिस्ट ऑफ इंटरमीडिएट फंक्शन। तो हमारे पास कौन से इंटरमीडिएट फंक्शंस हो सकते हैं? ठीक है, कुछ तो कॉमन है जो आपने अभी तक देखा होगा, और कुछ ऐसे हैं जो अभी तक हमने यूज़ नहीं किए, तो हम उनको एक बार यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार उनको लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। तो देखो ये है हमारे सारे इंटरमीडिएट फंक्शन जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ तो बहुत सिंपल है जो आपने पहले भी यूज़ किया, जैसे कि डॉट फिल्टर, डॉट मैप वगैरह वगैरह, और कुछ हम अभी देखने वाले हैं। अब इनको ना सीधा हम कोड में चल के देखते हैं, एक एक करके इनको यूज़ करते हैं, आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे मैंने डेमो डॉट जावा करके अपनी खाली फाइल बना रखी है, और यहाँ पे हम अपने स्ट्रीम्स के मेथड्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम बनाते हैं अपनी एक लिस्ट जिस पे हम स्ट्रीम्स को अप्लाई करेंगे। तो लेट्स से मैंने लिखा है यहाँ पे लिस्ट ऑफ, लिस्ट को यहाँ पे मैंने इंपोर्ट भी कर लिया। ओके, ऑफ लेट्स से इंटीजर, इंटीजर, और यहाँ पे मैं और लेट्स से इसका मैं नाम रखता हूँ लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, तो मैं एक एरे लिस्ट यहाँ पे बनाने वाला हूँ। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसी में कुछ एलिमेंट ऐड करते हैं लिस्ट डॉट ऑफ करके, और लेट्स से मैंने ऐड किया कुछ 1, कुछ 5, लेट्स से मैंने ऐड किया कुछ 1, 4, 11, 13 एंड लेट्स से 34, कुछ इस तरीके से। ओके, अब देखो हम ना सबसे पहले देखने वाले हैं अपने इंटरमीडिएट फंक्शंस को। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना जो एंडिंग कंडीशन, अपनी एंडिंग फंक्शन है उसको हमेशा एक फॉर ईच रख लेंगे, राइट, ताकि हम स्ट्रीम्स को प्रिंट कर पाएं। तो आप मानो अगर मैं इस लिस्ट को स्ट्रीम करता हूं तो मैं लिखूंगा लिस्ट डॉट स्ट्रीम। ठीक है, अब जैसे मैंने लिस्ट डॉट स्ट्रीम लिखा मेरे पास सारे फंक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें पता है जनरली हमारी प्रैक्टिस क्या होती है कि हम डॉट ऑपरेटर को लगाएं और हम स्ट्रीम्स के नीचे ही उसको लिखते जाएं। राइट, हम वर्टिकली लिखे रादर देन हॉरिजॉन्टली, क्योंकि हमारे पास एक लंबे ऑपरेशंस की लिस्ट बन सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा ऑपरेशन था फिल्टर।
ठीक है। आपको पता है फिल्टर क्या करता है, अगर मैं इस फिल्टर फंक्शन के अंदर जाऊंगा ना, तो अब देखो ये स्ट्रीम डॉट जावा के अंदर बना हुआ है, जो कि एक प्रेडिकेट कंडीशन मुझसे एक्सपेक्ट करता है, और अगेन मुझे देता क्या आउटपुट में, स्ट्रीम देता है। जितने भी इंटरमीडिएट फंक्शन होंगे मुझे रिटर्न करेंगे एक स्ट्रीम, है ना, ताकि मैं उन पर दोबारा कोई फंक्शन अप्लाई कर सकूं। अब देखो, क्योंकि एक प्रेडिकेट लेता है, और प्रेडिकेट हमें पता है कोई भी कंडीशन हो सकती है जो हम लैम्डा के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो मैं दे सकता हूँ ना, लेट्स से x मैप्स टू x ग्रेटर देन 10, तो मैंने यहाँ पे लिखा वही एलिमेंट्स इससे पास होने चाहिए जो 10 से बड़े हैं। कौन कौन से एलिमेंट 10 से बड़े हैं हमारे पास, 11, 13 एंड 34। ओके, तो ये यहाँ पे कंडीशन होती है फिल्टर की। इनफैक्ट हम कितने सारे फिल्टर अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x मैप्स टू x मॉड्यूलो 2 इक्वल 0, तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, वही नंबर पास होने चाहिए जो इवन नंबर्स है, ठीक है, क्योंकि मैंने x मॉड्यूलो 2 की कंडीशन लिखी है। तो यहाँ पे अगेन कौन कौन से बच गए, 30 सिर्फ 34 बच गया, राइट। ओके, और फिर फाइनली मैं लिख सकता हूँ डॉट फॉर ईच, ताकि मैं इनको स्क्रीन पे प्रिंट कर पाऊँ। फॉर ईच मेरा एक टर्मिनल फंक्शन है। अगर हम फॉर ईच के अंदर भी जाके देखें तो देखो इसका रिटर्न टाइप है वॉइड, राइट, क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, क्योंकि अंदर से कंज्यूमर लेता है, और आपको पता है कंज्यूमर का काम क्या होता है, कंज्यूमर आपकी वैल्यू को सिर्फ कंज्यूम कर लेता है। तो लेट्स से हम इसे एक कंज्यूमर जाके देते हैं, हम कहते हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेथड रेफरेंस यूज करके स्क्रीन पे स्टेटमेंट्स को प्रिंट कर दिया। तो क्या लगता है क्या क्या चीजें हमारी स्क्रीन पे प्रिंट होनी चाहिए, मुझे लगता है सिर्फ 34 प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि वही है जो सारी कंडीशंस पे ट्रू है। ओके, तो इसको अगर हम रन करके देखें, बिल्कुल हमारा आंसर आ गया 34। अब देखो, जैसे हमने फिल्टर देखा ना, हम अपना एक और मेथड देख सकते हैं जिसका नाम है मैप, ठीक है, मैप। अब मैप ना बहुत सिंपल है, मैं एक फिल्टर हटाता हूं इसमें से और यहीं पे लिख लेता हूं डॉट मैप। मैप के अंदर अगर मैं जाऊं, मैप फंक्शन के अंदर, तो देखो अगेन ये स्ट्रीम रिटर्न करेगा जो कि ऑब्वियस है, पर ये देखो लेगा क्या, ये एक फंक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट लेगा। और आपको पता है फंक्शन क्या होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसमें मैं किसी वैल्यू को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। तो देखो पहले फिल्टर में मैंने क्या किया, वही नंबर को अलाउ किया जो 10 से बड़े हैं, तो ये उन्हीं नंबर को यहां से आगे जाने देगा स्ट्रीम से, बाकी नंबर्स को रिजेक्ट कर देगा। अब ये जो मैप है ये किसी वैल्यू को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। और आपको पता है जो हमारा फंक्शन इंटरफेस होता है, ये वाला फंक्शन इंटरफेस, ये टी कॉमा आर पे काम करता है, मतलब किसी टी को आर में कन्वर्ट करता है। ये तो हमने अपने फंक्शन इंटरफेस वाले लेक्चर में देखा ही था, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक लैम्डा पास करते हैं एक्स मैप्स टू x इंटू 2। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा जितनी भी वैल्यूज यहां तक पहुंचेंगी उनको ट्वाइस कर देना, डबल कर देना, ठीक है। तो यहां तक कौन कौन सी पहुंच रही थी, 11, 13 और 34, तो इन सबका डबल कर दूंगा और फॉर ईच में उन सबका डबल आकर के प्रिंट हो जाना चाहिए। तो एक बार हम इसको चला के देखते हैं, बिल्कुल 22, 26 और 68, आप देख सकते हो इन सबका डबल प्रिंट हो गया। अब देखो हमने फिल्टर देखा, हमने मैप देखा, अब अगला ना बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है जिसका नाम है फ्लैट मैप। फ्लैट मैप, अब ये क्या करता है, अब ये काम करता है फ्लैटनिंग ऑपरेशन का, फ्लैटनिंग ऑपरेशन। ओके, क्या होता है फ्लैटनिंग ऑपरेशन, आप इमेजिन करो आपके पास ना एक 2 डायमेंशनल लिस्ट है, ठीक है, बेसिकली लिस्ट ऑफ लिस्ट है आपके पास। तो उसके लिए काम करते हैं, हम इसको करते हैं कमेंट, और मैं एक नई लिस्ट बनाता हूं, एक नई लिस्ट बनाता हूं, लेट्स से लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक 2 डायमेंशनल लिस्ट है जिसे मैं कह सकता हूँ लिस्ट ऑफ लिस्ट, ठीक है। इसका मैं नाम रख सकता हूँ लेट्स से लिस्ट 2, ठीक है। ओके, इक्वल टू लेट्स से यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिस्ट डॉट ऑफ, और यहाँ पे एक 2 डायमेंशनल लिस्ट को रिप्रेजेंट करता हूँ। अब देखो इस लिस्ट का हर एलिमेंट खुद एक लिस्ट होगा, तो सबको मैं लिस्ट डॉट ऑफ कर सकता हूँ, लेट्स से 1, 2 एक एलिमेंट हो गया, फिर ऐसे ही लिस्ट डॉट ऑफ मैंने किया, लेट्स से 3, 4 दूसरा एलिमेंट हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 एलिमेंट्स रखे हुए हैं, एक है पहला एलिमेंट 1, 2 और दूसरा एलिमेंट है 3, 4। अब आप देख सकते हो दोनों ही एलिमेंट खुद एक लिस्ट है, पहले वाले में एलिमेंट है 1, 2 और दूसरे में है 3, 4, ठीक है। चलो ओके, अब अगर इमेजिन करो मेरे पास एक ऐसा हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें मेरे पास एक 2 डायमेंशनल लिस्ट है, और मुझे इस पे अगर स्ट्रीम लगानी हो तो मैं कुछ ऐसा करूंगा, लिस्ट 2 डॉट स्ट्रीम। अब लेट्स से मुझे क्या करना है, मुझे सारे एलिमेंट्स ना स्क्रीन पे प्रिंट करना है 1, 2, 3, 4, और इन सबको डबल करके प्रिंट करना है। तो मुझे कोई फिल्टर नहीं लगाना, मेरे माइंड में आएगा कि काम करते हैं सीधा मैप लगाते हैं, तो डॉट मैप, सीधा मैप लगाते हैं, तो डॉट मैप, क्योंकि अभी तक हमने मैप पढ़ा था, फ्लैट मैप हमने पढ़ा नहीं था, और मैं लिख सकता हूँ एक्स मैप्स टू एक्स इंटू 2, कुछ इस तरीके से, और डॉट फॉर ईच करता मैं, और यहाँ पे लिखता सिस्टम डॉट आउट, और यहाँ पे लिख देता मैं प्रिंट एलन। क्या ये हमारा, इसको मैं कैप्स नहीं कर सकता, इसको मैं लिखूंगा ऐसे प्रिंट एलन, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको टर्मिनेट कर देता। पर क्या ये चल पाता, बिल्कुल नहीं, हमारे पास पहले ही एरर आ गया। और ये क्या कह रहा है, कैन नॉट इन्फर टाइप आर्ग्यूमेंट। अब आप देखो, आप मैप लगा रहे हो किस पे, मैप तो एक एलिमेंट पे लगता है, पर क्या आपका हर इस लिस्ट 2 का एलिमेंट एक ही एलिमेंट है, बिल्कुल नहीं, वो खुद एक लिस्ट है। आप पूरी के पूरे लिस्ट को यहाँ पे लैम्डा में पास नहीं कर सकते, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप कुछ ऐसे लिख सकते हो कि फॉर एवरी एक्स, यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स एक लिस्ट है, राइट, इस लिस्ट 2 का एक एलिमेंट है जो कि खुद एक लिस्ट है, और मैं कर सकता हूँ फॉर एवरी एक्स एक्स डॉट स्ट्रीम,
तो बेसिकली एक एलिमेंट है जो लिस्ट 2 का, जो खुद एक लिस्ट है, उसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उसको एक स्ट्रीम में कन्वर्ट किया, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे मैं अपना खुद का एक और मैप लगा सकता हूँ, मैप लेट्स से y मैप्स टू y इंटू 2 की मुझे इनकी वैल्यू डबल करनी थी और ये बिल्कुल चलेगा। तो आप ये देखो, मैंने किया क्या, मैंने पहले लिस्ट 2 पे स्ट्रीम किया, तो बेसिकली ये वाली जो मेरी लिस्ट थी, तो बेसिकली ये वाली मेरी लिस्ट थी, इस पे स्ट्रीम किया। इस पे स्ट्रीम करने का मतलब होता है इसके हर एक एलिमेंट्स मेरी स्ट्रीम में आएंगे, ये मेरे लिए सोर्स हो गया। फिर मैंने किया डॉट मैप फॉर एवरी एक्स, यहाँ पे एक्स क्या है, एक ही वाला एलिमेंट, एक्स को स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दो, तो मैंने इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट किया। उसके ऊपर मैंने मैप अप्लाई किया और कहा फॉर एवरी वाई, वाई इंटू 2 कर दो, ठीक है। तो बेसिकली मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, सबको डबल कर दिया, और फाइनली ये जो मेरा एलिमेंट था मैं इसके बाहर आया और फिर मैं लिखा डॉट फॉर ईच और हर एलिमेंट को प्रिंट कर दो। तो देखते हैं कि यहाँ पे मेरे एलिमेंट्स प्रिंट हो पाते हैं। ओके, तो मैंने इसको रन किया, आंसर है बिल्कुल नहीं। यहाँ पे तो कुछ रेफरेंस पाइपलाइन प्रिंट हो रहा है, जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रीम डॉट रेफरेंस पाइपलाइन, है ना। मेरे एलिमेंट्स तो प्रिंट नहीं हो रहे, और 2 ही प्रिंट हो रहे हैं, क्योंकि शायद हो सकता है मेरे 2 एलिमेंट्स हो। अच्छा, अगर मैं ये सब फालतू चीज़ हटा दूँ कि मैं कोई मैप ना करूँ, सीधा एक्स को स्ट्रीम किया और फिर फॉर ईच लगाया, क्या अब भी मेरा कुछ ऐसा ही प्रिंट होगा? अब मैं इसको रन करूंगा तो आंसर है बिल्कुल यस, अभी भी मेरे 2 ही एलिमेंट अभी भी देखो मेरे 2 ही एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं रेफरेंस पाइपलाइन के नाम से। पर ऐसा क्यों? देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि जो मैप है ना, ये चाहे इसको अंदर से स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहा हो, राइट, लेकिन आप जो फॉर ईच लगा रहे हो पूरे के पूरे एक लिस्ट पे लगा रहे हो, ठीक है। तो मैप जो है इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है, ये जो हमारी हायरार्की है इसको मेंटेन करके रखता है ना। तो मैप की जगह यहाँ पे हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लैट मैप, फ्लैट मैप। और फ्लैट मैप का एक्चुअली काम क्या होता है? फ्लैट मैप का काम होता है किसी भी कलेक्शन को बिल्कुल फ्लैट कर देना। फ्लैट मतलब, अब देखो, कहने को तो यहाँ पे 2 लेयर्स हैं कि मेरे पास एक लिस्ट है लिस्ट की, राइट, और उसमें एलिमेंट्स है 1,2 पहली वाली में और 3,4 दूसरे वाले में। तो फ्लैट मैप क्या करेगा? फॉर एवरी एलिमेंट एक्स, एक्स को स्ट्रीम में कन्वर्ट करेगा, तो इसको इसने स्ट्रीम में कन्वर्ट किया लाइक 1,2 और उसको फ्लैट कर दिया। फ्लैट मतलब एक ही लेवल पे ले आया। तो इसके लिए ना 1 2 3 4 सब रूट लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। तो अब अगर मैं इसको चला के देखूंगा तो देखो मेरा 1 2 3 4 प्रिंट हो गया, जो मुझे एक्सपेक्टेड था। इनफैक्ट मैं अपनी कंडीशन भी अब लगा सकता हूँ, इसके आगे मैं लिख दूं डॉट मैप एक्स मैप्स टू एक्स इंटू 2, कुछ इस तरीके से मेरा सारा काम अभी भी चलने लगेगा, सारी वैल्यू डबल हो जाएगी। देखो 2 4 6 8, राइट, क्योंकि फ्लैट मैप जैसी मैंने लगाया, मैंने कहा जितनी भी मेरी यहाँ पे वैल्यूज आने वाली है ना, सब फ्लैट लेवल पे आएंगी। मैं नहीं मानता कि मेरी कोई हायरार्की है, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, ठीक है। तो हमने ये भी देखा। इसके अलावा हमारे पास एक मेथड होता है सॉर्टेड, जो कि नाम से ही समझ आ रहा होगा कि हमारी कलेक्शन को सॉर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो हमारे पास लेट्स से ये कलेक्शन है जो ऑलरेडी सॉर्टेड ही पड़ी है मेरे ख्याल से, हाँ सॉर्टेड पड़ी है। तो मैं काम करता हूँ 34 लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से 4, और यहाँ पे लिखता हूँ 11 की जगह 1, यहाँ पे लिख देता हूँ 11, ठीक है। तो मैंने अपनी लिस्ट को थोड़ा अनसॉर्ट कर दिया। अब देखो, अगर मैं इसको अभी के लिए हटा दूँ, ठीक है, अपनी इसी लिस्ट पे काम करते हैं जो हमारी नॉर्मल इंटरमीडिएट लिस्ट थी, ठीक है। उसके अंदर ये सब फंक्शंस लगे थे। तो मैंने काम किया ये फिल्टर रहने दिया x ग्रेटर देन 10 वाला, तो इसमें सिर्फ 11 पास होगा, 34 पास होगा और 13 पास होगा। और फिर फाइनली उनको क्या किया, उनको मैंने डबल कर दिया और सीधा स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा था। तो लेट्स से प्रिंट करने से पहले मैंने लिखा हुआ था डॉट सॉर्टेड, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो सॉर्टेड क्या करेगा, ऑब्वियसली आपको समझ आ रहा होगा, इस पूरी लिस्ट को सॉर्ट करेगा और फाइनली मेरा फॉर ईच जो है उसे प्रिंट कर देगा। तो अगर मैं अपनी स्ट्रीम्स को चला के देखूं तो बिल्कुल देखो मेरे 22 26 68 सब कुछ सॉर्ट होके आ गया। अब यहाँ पे ना आप एक चीज सोचो, ये जो मेरा सॉर्टेड फंक्शन है ना, ये एक स्टेटफुल फंक्शन है। स्टेटफुल बोले तो देखो, हमने बात की थी कि स्ट्रीम्स कैसे काम करते हैं, स्ट्रीम्स वर्टिकली काम करते हैं। अब सबसे पहले लेट्स से मेरा 11 एलिमेंट आता है, तो वो इस फिल्टर से पास करता है, बिल्कुल हो जाएगा। फिर इस फिल्टर इस मैप से पास करता है, वो डबल हो जाएगा 22, और फिर वो यहाँ पे आता है। तो आपको क्या लगता है वो यहाँ से पास कर जाएगा? आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि सॉर्टेड क्या है, उसको एक एरे को, उसको एक लिस्ट को या किसी कलेक्शन को सॉर्ट करना है, और सॉर्ट करने के लिए आपको सारे एलिमेंट्स चाहिए होंगे, राइट। आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि 11 को आगे भेज दो फिर बाद में 34 को भेज दो, नहीं, आपको जब तक सारे एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे आप उन्हें सॉर्ट कैसे कर पाओगे। तो सॉर्टेड स्टेटफुल होता है। स्टेटफुल का मतलब यहाँ पे आगे चीजें रुक जाती है, इसको सारे एलिमेंट्स पहले खुद में चाहिए, उनको वो सॉर्ट करेगा और फिर उनको वो आगे भेजेगा। तो 11 यहाँ पे, 11 का बेसिकली डबल 22 यहाँ पे वेट कर रहा है। फिर हमारा आया 34, यहाँ से वो पास कर जाएगा, बिल्कुल 34 का डबल हो जाएगा 68 सॉर्टेड में आके रुक जाएगा अगेन। फिर आएगा 1 तो इसी फिल्टर से फेल हो जाएगा। फिर आएगा 13
13 इस फिल्टर से पास कर जाएगा, डबल हो जाएगा 26, फिर यहाँ पे आके रुक जाएगा और फाइनली 4 हमारा इसी फिल्टर पे फेल हो जाएगा। जब सब कुछ हो गया था उसके बाद सॉर्टेड अपना काम शुरू करेगा और वो फॉर ईच को सॉर्ट करके एलिमेंट्स को देगा और फॉर ईच हमारा प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये स्टेटफुल होता है, राइट। इनफैक्ट कई सारे मेथड्स स्टेटफुल होते हैं, कई सारे मेथड्स बिल्कुल फ्री होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्टेटलेस जिसे हम कहते हैं। जैसे फिल्टर स्टेटलेस है, इसे मतलब नहीं है कि मैं कितने एलिमेंट्स को देख चुका हूँ कितनों को नहीं, ये सबको फिल्टर करता हुआ चले जाएगा। उसी तरीके से जो मैप है ये भी स्टेटलेस है, इसे भी क्या मतलब किसी और से। सॉर्टेड आपको पहले ही समझ आ रहा है कि इसको जब तक सारे एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे ये सॉर्ट कर ही नहीं पाएगा, तो ये स्टेटफुल है। इनफैक्ट हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये जो आपका सॉर्टेड मेथड है ये ओवरलोडेड है। तो एक स्ट्रीम डॉट जावा में एक सॉर्टेड है जो कोई आर्गुमेंट नहीं लेता, और इसका एक और ओवरलोडेड वर्जन है जो एक कंपेरेटर लेता है, राइट। हमने कंपेरेटर के बारे में समझा हुआ है, तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे कंपेरेटर देते हैं। ठीक है, कंपेरेटर के पास एक मेथड होता है कंपेयर, तो उसकी जगह मैं लैम्डा दे सकता हूँ, जैसे a, b एंड इट मैप्स टू b माइनस a। तो मैंने उल्टा लिख दिया। आपको पता है जब हम ऐसे लिखते हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरा जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद जो हमें अपना अगला मेथड देखना है वो है डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्वियसली नाम से ही समझ आ रहा होगा कि कीप यूनिक वैल्यूज। ठीक है, ये सिर्फ यूनिक वैल्यूज रखेगा, है ना, डुप्लीकेट वैल्यूज को बाहर निकाल देगा। अब आप ध्यान से सोचो कि ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कैसे मेंटेन करता होगा। देखो ऑब्वियसली अंदर से हैशिंग का यूज करता होगा जो बेसिकली एक सेट लाइक बिहेवियर इसको लाके देगा। तो बेसिकली क्या करेगा, एलिमेंट्स का ट्रैक रखेगा कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार आ चुका है और उनको एक ही बार आने देगा, दूसरी बार उनको नहीं आने देगा। अब अगेन आप सोचो डिस्टिंक्ट हमारा स्टेटफुल होगा या स्टेटलेस। आंसर है कि ये भी हमारा स्टेटफुल है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जानने के लिए कि कोई एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा, इसे पुराने एलिमेंट्स को भी अपने पास रखना पड़ेगा, ये जाने नहीं देगा वहां से, राइट। तो जब तक इसके पास सारे एलिमेंट्स नहीं आ सकते ये आगे नहीं जाने देगा एलिमेंट्स को, तो अगेन ये भी हमारा स्टेटफुल है सॉर्टेड की तरह। तो अभी तो यहाँ पे मेरे सारे यूनिक एलिमेंट्स हैं, पर लेट्स से यहाँ पे मेरे कुछ रिपीटेड एलिमेंट्स होते कि 13 रिपीट हो रखा होता और लेट्स से 34 भी रिपीट हो रखा होता एंड सो ऑन। तो अगर अब मैं इसको बिना डिस्टिंक्ट के चलाता तो मेरे पास रिपीटेड वैल्यूज आती, जैसे कि 2 बार 68 आ गया, 2 बार 26 आ गया। पर अब मैं काम करूंगा, सॉर्टेड के बाद लास्ट में लगा दूंगा डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट स्पेलिंग गलत है, डिस्टिंक्ट, हाँ। और इसके बाद क्या होगा, मेरी सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। तो अब मैं से रन करूंगा तो देखो 68, 26, 22, बहुत बढ़िया। तो अब देख रहे हो मेरा काम कितना आसान हो गया। जो मेरे को चाहिए था ना, मैंने एक सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं और उसको मैं सीधा लिखे जा रहा हूँ। मैंने फिल्टर किया, मैप किया, सॉर्ट किया, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स निकाले और उनको प्रिंट कर दिया। अब आप सोचो ट्रेडिशनल तरीके से ये कोड कितना ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, कितना ज्यादा सुंदर है देखने में और कितना इजीली समझ आ रहा है। हमें पता लग रहा है कि कुछ तो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं पाइपलाइन पे और फाइनली हम उनको प्रिंट कर देते हैं। अगर हम नॉर्मली इसको लिखते तो हम इफ कंडीशंस लगाते, है ना, सॉर्ट करते, उसको अंदर से सेट बनाते अगर हमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए, राइट, और फिर जाके स्क्रीन पे हम एक एक एलिमेंट करके प्रिंट करते, कोई फॉर लूप लगा के, फॉर ईच लूप लगा के। पर ये यहाँ पे देखो हमने बस एक लिस्ट ऑफ मेथड्स लिखे और हमारा काम हो गया। अब हमारे पास 2 मेथड और आते हैं, एक है लिमिट और एक है स्किप। देखो ये दोनों भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट लिमिट तो हमने यूज भी किया था। देखो लिमिट कहाँ ज्यादातर काम आता है, आप मानो कि आपके पास है एक इन्फिनाइट स्ट्रीम। तो मैं क्या करता हूँ, एक इन्फिनाइट स्ट्रीम बनाता हूँ यहाँ पे। तो लेट्स से मैं एक इन्फिनाइट स्ट्रीम बनाता हूँ जो कि मैं बना सकता हूँ स्ट्रीम डॉट आइटरेट मेथड से। और आपको पता है क्या करता है, ये एक सीड वैल्यू लेता है और एक ऑपरेटर लेता है कि कैसे उसे इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो मैं लिखा आइटरेट और यहाँ पे एक सीड वैल्यू देता हूँ, लेट्स से 1 से स्टार्ट करो और कैसे करो, x सच दैट x इज +1, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे मैं इसको प्रिंट भी करता रह सकता हूँ। तो लेट्स से मैं लिख दूंगा डॉट फॉर ईच और यहाँ पे मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट ln, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मैं अपने डेटा को प्रिंट भी कर सकता हूँ। पर प्रॉब्लम ये कि एक इन्फिनाइट स्ट्रीम है, मेरी वैल्यूज प्रिंट होती जाएगी, मैं कभी रुकूंगा ही नहीं। तो अगर मैं अभी से प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हो, ये देखो मेरी वैल्यूज प्रिंट हो जा रही है और ये कभी नहीं रुकेगा जब तक मेरी मेमोरी फुल नहीं हो जाएगी। तो इसको मैं कर लेता हूँ बंद। ठीक है, मैंने अपने कोड को बंद किया। यहाँ पे मैं लगाता हूँ एक और कंडीशन, लिमिट। तो लेट्स से मैं लिखा लिमिट लेट्स से 10। तो मैंने कहा 10 ही मेरी लिमिट है, 10 तक मेरी सारी वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए, उसके बाद आप रुक जाना। ठीक है, तो ये मैक्सिमम साइज का काम करता है। अब अगर मैं प्रिंट करूंगा तो मेरा 1 to 10 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ईजी तरीका है, 1 to 10 प्रिंट करेगा। मैंने आइटरेट किया, लिमिट लगाई 10 और उसको प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे मैं 100 लिख सकता हूँ तो मेरे पास 100 एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे एंड मेरे पास 100 एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे एंड सो ऑन। तो अब देखो स्किप इसका एकदम उल्टा है, जो कहता है कि मैं कुछ एलिमेंट्स को स्किप कर जाऊंगा जितने एलिमेंट्स आप बोलोगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिमिट लगा रखी 100 की, इसी के नीचे मैं स्किप लगा दूं डॉट स्किप स्किप और यहाँ पे लिख दूं 5। तो मैं कह रहा हूँ पहले के 5 एलिमेंट्स को छोड़ देना। इसकी लिमिट मैं 100 से 10 कर देता हूँ लेट्स से, हाँ। तो पहले के 5 एलिमेंट्स स्किप कर देना और उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे क्या प्रिंट होता है। तो स्क्रीन पे प्रिंट हुआ 6 से लेके 10 तक।
क्यों? क्योंकि इसने 1 to 5 तक स्किप कर दिया। अब देखो 1 to 10 की जैसे प्रिंट होना था तो 1 आया, लिमिट से गुजर गया क्योंकि 10 की लिमिट है, लेकिन वो स्किप पे आकर के निकल गया क्योंकि स्किप 5 है, तो पहले 5 एलिमेंट स्किप हो जाएंगे। 2 भी स्किप हो गया, 3 भी, 4 भी और 5 भी, उसके बाद 6 अलाउ हो गया, 7 भी, उसके बाद 6 एलिमेंट्स अलाउ होने शुरू हो गए। ठीक है, इनफैक्ट स्किप को हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। जो हमारी नॉर्मल स्ट्रीम थी जिसको हम डिस्टिंक्ट प्रिंट कर रहे थे, लास्ट में मैं यहाँ पे लिख सकता था डॉट स्किप और लेट्स से 1, तो मैं अपना एक एलिमेंट स्किप कर देता, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, और बाकी एलिमेंट प्रिंट कर देता। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ और इसको अभी के लिए कमेंट कर दूँ तो देखते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट होता है। देखो 26 और 22, इसने एक एलिमेंट स्किप कर दिया। ठीक है, अब ना एक लास्ट हम बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड देखने वाले हैं जिसका नाम है पीक। अब ये क्या करता है? देखो ये मेथड ना जनरली काम करता है डिबगिंग के लिए हेल्पफुल होता है ये बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि ये करता है एलिमेंट्स को ऑब्जर्व किसी पाइपलाइन के अंदर। क्या मतलब? देखो मैं यहाँ से पहले तो स्किप हटाता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से ये था मेरे पास स्ट्रीम्स, ठीक है, जिसमें कुछ फिल्टर था, कुछ मैप था, मैं सॉर्ट कर रहा था और डिस्टिंक्ट वैल्यू लेके आ रहा था। तो देखो यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ कि सॉर्ट होने से पहले मेरे एलिमेंट्स कैसे दिखते थे, राइट? तो मैं यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ डॉट पीक। ओके, डॉट पीक मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट और यहाँ पे प्रिंट एलन, कुछ इस तरीके से प्रिंट एलन। ओके, तो सॉर्ट होने से पहले मुझे बस पीक करना है कि मेरे एलिमेंट्स कैसे दिखते थे। और आपको पता है पीक क्या करेगा? पीक हमारी पाइपलाइन में झांक के देख लेगा और हमें ये इन्फॉर्मेशन ला के दे देगा। ठीक है, तो अगर अब मैं इसको रन करूंगा तो देखो मेरे पास पहले क्या क्या प्रिंट हुआ? पहले प्रिंट हुआ 22, 68, 26, 26, उसके बाद 68, 68, 26, 22, राइट? क्योंकि मैंने इसको डिसेंडिंग सॉर्ट किया हुआ है। एक काम करते हैं, इसको असेंडिंग सॉर्ट ही कर देते हैं, असेंडिंग, कुछ इस तरीके से। और हमने जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स रखे थे ना, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स ना आए। तो हमने 11, 34, 1, 13 एंड 4, हमने बस ये एलिमेंट्स रखे हुए हैं। और हमें पता है इस फिल्टर से कितने एलिमेंट पास होते हैं? सिर्फ 11, 34 और 13, 3 ही पास होते हैं। उन्हीं को हम मैप करते हैं, उनको बेसिकली डबल करते हैं और उनको हम पीक करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रिंट करेगा कुछ पहले 3 एलिमेंट्स, फिर हमारे एलिमेंट सॉर्ट होंगे, डिस्टिंक्ट हो जाएंगे और फिर ये कुछ प्रिंट करेगा। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। ये देखो पहले प्रिंट हुआ 22, 68, 26, इसी ऑर्डर में 11 का डबल हुआ 22, 34 का 68 और 13 का 26। तो ये यहाँ इसकी वजह से प्रिंट हुआ। फिर हमारे एलिमेंट सॉर्ट हुए, डिस्टिंक्ट निकला होगा, डिस्टिंक्ट तो वैसे कुछ है ही नहीं, और फिर हमारा फॉर ईच चला और उसने प्रिंट किया इनको सॉर्टेड ऑर्डर में 22, फिर 26 और फिर 68। ठीक है, तो बेसिकली पीक हेल्प करता है हमें अपनी पाइपलाइन में झांकने में कि एक पर्टिकुलर लेवल के बाद या एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑपरेशंस के बाद हमारी स्ट्रीम कैसी दिखती है। अब इसका फायदा ये है कि मैंने आपको बोला था ना डीबगिंग में हेल्प होता है। इसका फायदा ये है कि जनरली जब आप डीबगर लगाते हो ना स्ट्रीम पे, तो क्योंकि एक पाइपलाइन है, ये एक वन शॉट है, आपका डीबगर इसके अंदर एंटर नहीं करता, वो ये नहीं जान पाता कि बीच में क्या चल रहा है ना। अगर आप यहाँ से डीबगर स्टार्ट करोगे वो सीधा इसके एंड पे आ जाएगा अगर आप नेक्स्ट पे हिट करोगे। इसका मतलब ये कि आपके डीबगर को इसके इंटरनल डिटेल्स के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, तो नॉर्मल डीबगर इस तरह नहीं चल पाएगा। तो हम यूज करते हैं पीक ये जानने के लिए कि अभी हमारे स्ट्रीम की कंडीशन क्या चल रही है, और इसीलिए हम इसको जनरली ना सिर्फ डीबगिंग के लिए यूज करते हैं, वैसे इसका प्रोडक्शन पे कोई यूज नहीं है। आई होप आपको सारे ऑपरेशन समझ आए होंगे। हमने ये सारे ऑपरेशन देखे जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो एक मैप टू इंट और मैप टू डबल जो भी हमने नहीं देखा वो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी देखा था। जो क्या करता है, हमारी एक नॉर्मल स्ट्रीम को एक इंट स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है, आपका मैप टू स्ट्रीम, और हमारी एक नॉर्मल स्ट्रीम को एक डबल स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है, डबल स्ट्रीम में हमारा मैप टू डबल। ठीक है, हमें पता है इंट स्ट्रीम, डबल स्ट्रीम और एक लॉन्ग स्ट्रीम भी एग्जिस्ट करती है जो प्रिमिटिव स्ट्रीम जिसे हम कहते हैं, राइट। और ये क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि नॉर्मल स्ट्रीम पे अगर हम काम करेंगे जो इंटीजर्स ओरिएंटेड या लॉन्ग ओरिएंटेड या डबल ओरिएंटेड होगा तो क्या होगा, बार बार ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग होगी, तो वो ना हो इसलिए हम अपने ऑप्टिमाइज स्ट्रीम्स को यूज करते हैं जो कि प्रिमिटिव स्ट्रीम्स होती हैं। ओके, तो अब ये हम समझ गए भैया इंटरमीडिएट ऑपरेशंस कौन से होते हैं। अब ना थोड़े से टर्मिनल ऑपरेशंस के बारे में समझते हैं। तो बेसिकली लिस्ट ऑफ टर्मिनल ऑपरेशन, ठीक है। अब देखो हमें ये तो पता है कि हमारी जो स्ट्रीम्स होती है ना वो पूरी की पूरी लेजी होती है, राइट। हमें पता है हमारी जो स्ट्रीम है वो लेजीली इवेल्युएट होती है। तो जब तक हम अपना टर्मिनल ऑपरेशन नहीं लिखते हमारी स्ट्रीम कभी चलेगी ही नहीं, राइट। तो ये एक तरह से ट्रिगर का काम करते हैं हमारी पूरी स्ट्रीम के लिए। जब तक हम ये नहीं लिखेंगे हमारी स्ट्रीम चलेगी ही नहीं। तो देखते हैं हम अपने टर्मिनल ऑपरेशंस को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। हम इसको ना कुछ कैटेगरीज में डालते हैं। तो लेट्स से एक टर्मिनल ऑपरेशन होगा जिसमें आपको अपने डेटा को कलेक्ट करना है। तो लेट्स से एक मैं लिखता हूं कलेक्टिंग रिजल्ट्स। तो इसके लिए कुछ टर्मिनल ऑपरेशंस एग्जिस्ट करते होंगे। इसके लिए जनरली हमारे पास एग्जिस्ट करता है टू लिस्ट, ये तो हमने देखा है, जो क्या करता है बेसिकली हमारे एलिमेंट्स को एक लिस्ट में डाल देता है, फाइनल लिस्ट में, ठीक है, जो भी हमारे सारे फिल्टर से पास हुए होंगे। और एक और दूसरा मेथड है कलेक्ट। अब ये कलेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे।
इसके अलावा हमारे पास हम कैटेगराइज करते हैं कुछ रिड्यूसिंग रिजल्ट्स को या रिड्यूसिंग टर्मिनल ऑपरेशंस को। ये क्या होते हैं? ये हमारी पूरी की पूरी स्ट्रीम्स को रिड्यूस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू पे। फॉर एग्जांपल किसी भी स्ट्रीम का मैक्सिमम निकालना, मिनिमम निकालना, सम निकालना, राइट? इसमें आप क्या कर रहे हो, जितना भी आपका डेटा है उन सबको एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट पे आके रिड्यूस कर देते हो, तो वहां पे आ जाते हैं कुछ रिड्यूसिंग ऑपरेशंस। अब ये कौन कौन से हैं? ये कैटेगराइज है, इसमें एक मेथड है रिड्यूस, और कुछ स्पेशल मेथड्स हैं जैसे कि सम हो गया, मैक्स हो गया, मिन हो गया, एवरेज हो गया, और जैसे काउंट हो गया, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे भी मेथड है। तो ये कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, जिनको जनरली हम अपनी प्रिमिटिव स्ट्रीम्स के साथ यूज करते हैं, और अगर हम नॉर्मल स्ट्रीम्स के साथ भी यूज करें तो हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ता है अपनी नॉर्मल स्ट्रीम को प्रिमिटिव स्ट्रीम में। अभी हम देखेंगे इसके बारे में अच्छे से। अब ऑब्वियसली इन सब के अलावा हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं जो काम करते हैं सर्चिंग का या लेट से मैचिंग का। तो अगर आपको अपनी किसी कलेक्शन में या किसी स्ट्रीम में कुछ मैच करना है, कोई एलिमेंट को सर्च करना है, तो आप इनको यूज करते हो। अच्छा, तो इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस आते हैं? तो इसमें आते हैं कुछ ऐसे फंक्शंस, फाइंड फर्स्ट, फाइंड एनी मैच, ऑल मैच, नन मैच। ये एनी मैच, ऑल मैच और नन मैच, ये सब तो बूलियन रिटर्न करते हैं, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। बेसिकली कोई आपका मैच एलिमेंट मिला या नहीं मिला, सारे मिले या नहीं मिले, या कोई भी नहीं मिला या नहीं मिला। अभी हम इसको देखेंगे एक एक करके। और इन सब के अलावा हमारे पास एक और कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं आइट्रेशंस, ठीक है, जो हेल्प करते हैं हमारी स्ट्रीम में आइट्रेशंस के लिए। और इसमें आपको पता है, एक तो है आपका फॉर ईच, ये तो हमने बहुत यूज किया है, और एक दूसरा है फॉर ईच ऑर्डर्ड। अब ये कब काम आता है? ये काम आता है हमारी खासकर पैरेलल स्ट्रीम में, ठीक है, पैरेलल स्ट्रीम में। क्योंकि अभी तक हमने देखा हमारी जो नॉर्मल स्ट्रीम है वो एक सीक्वेंशियल होती है, एक एक करके एलिमेंट्स निकलते हैं उस स्ट्रीम से। पर पैरेलल स्ट्रीम क्या करती है? थ्रेड्स का यूज करती है, तो मल्टीपल एलिमेंट्स एक साथ हमारी स्ट्रीम से पास हो सकते हैं। अब क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स एक साथ पास हो सकते हैं, तो हो सकता है उनका ऑर्डर इधर उधर हो जाए। उसके लिए काम आता है हमारा फॉर ईच ऑर्डर्ड, जो इस ऑर्डर को मेंटेन करता है। तो ये जब हम पैरेलल स्ट्रीम पढ़ेंगे तब अच्छे से देखेंगे। तो अभी के लिए बेसिकली यही है सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनल फंक्शन जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसमें से कलेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत यूज़ होने वाला है, इसको हम अच्छे से डेप्थ में देखेंगे। तो भी चलो स्क्रीन पे चलते हैं और इनको एक एक बार यूज़ करते हैं। हाँ जी, तो देखो अगेन यहाँ पे मैंने अपनी demo2.java करके खाली फाइल बना रखी है, क्योंकि हम देखने वाले हैं अपने टर्मिनल ऑपरेशंस को, जो कि स्ट्रीम में टर्मिनल ऑपरेशंस हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा सबसे सिंपल टर्मिनल ऑपरेशन है फॉर ईच, ठीक है। अब ये तो हमने बहुत यूज़ किया है, एक काम करते हैं, अगेन हम सबसे पहले ना अपनी बनाते हैं एक लिस्ट। तो हमने बनाया एक लिस्ट, तो लिस्ट ऑफ लेट्स से इंटीजर। तो लिस्ट ऑफ इंटीजर मैं बोल लेता हूँ लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और यहीं पे मैं इसमें कुछ एलिमेंट्स भी ऐड कर देता हूँ। लेट्स से लिस्ट डॉट ऑफ 1 13 लेट्स से 11 9 एंड सो ऑन। मैंने 4 एलिमेंट्स ऐड किए, ठीक है। अब आपको पता ही है मैं क्या करता हूँ, मैं इस लिस्ट पे स्ट्रीम कर सकता हूँ। तो लिस्ट डॉट स्ट्रीम, इसमें स्पेलिंग गलत हो गई, हाँ मैं लिख सकता हूँ लिस्ट डॉट स्ट्रीम, ठीक है। और उसके बाद मैं इसमें कुछ ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ, राइट। जैसे कि मैं फिल्टर कर सकता हूँ, यार इसमें फिल्टर नहीं करता, मैं सिर्फ मैप करता हूँ। मैप ये इंटरमीडिएट ऑपरेशन है, फॉर एवरी एक्स मैप इट टू x+1। तो सबको एक से बढ़ा दो, बस इतना मैं लिखता हूँ। और बाकी अपना टर्मिनल ऑपरेशन फॉर ईच दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक अपनी मेथड रेफरेंस पास कर सकता हूँ, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। क्योंकि ये फॉर ईच मेरा क्या एक्सपेक्ट करता है, ये मेरा एक्सपेक्ट करता है कंज्यूमर, और मैं अपनी वहाँ पे उसकी जगह मेथड रेफरेंस पास कर सकता हूँ। इसको मैं करता हूँ बंद, और आपको पता है क्या होगा, मेरे सारे एलिमेंट्स एक एक करके प्रिंट हो जाएंगे और उन सब में एक एक वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके, तो अगर हम इसको रन करके देखें तो आप देख सकते हो 2 14 12 एंड 10, ये सारी वैल्यू एक एक से बढ़ गई। अब देखो, अगर मैं इस फॉर ईच की जगह मैं लिखता फॉर ईच ऑर्डर्ड, बेसिकली कुछ ये वाला मेथड ऑर्डर्ड, ठीक है। तो हम इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, हाँ जी। तो बताओ कोई एरर आता? बिल्कुल नहीं, ये भी चलता, और इसको भी मैं अगर प्रिंट करता तो भी मेरे पास सेम रिजल्ट आता। देखो 2 14 12 10, ठीक है। तो इसका फायदा हमें तभी दिखता है जब हम पैरेलल स्ट्रीम की बात करते हैं, क्योंकि वहां पे ऑर्डर मेंटेन करके रखता है। क्योंकि नॉर्मल स्ट्रीम में तो हमेशा हमारा फॉर ईच भी काम कर जाएगा, क्योंकि सीक्वेंशियल ऑर्डर भी हमारा मेंटेन रहता है, राइट। तो ये भी काम कर जाएगा। तो हमने ये देख लिया, और हमने फॉर ईच ऑर्डर्ड भी देख लिया। अब देखो हमारे पास अगला मेथड था एक टू लिस्ट, ठीक है। टू लिस्ट जो क्या करता है, हमारी पूरी की पूरी स्ट्रीम को जितने भी उस पर इंटरमीडिएट ऑपरेशन है वो लगाता है, और उसके बाद एक लिस्ट में कन्वर्ट करता है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर ईच की जगह लिखूं लेट्स से डॉट टू लिस्ट, कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर जाऊं तो देखो इसका रिटर्न टाइप क्या है, इसका रिटर्न टाइप है एक लिस्ट। लिस्ट ऑफ क्या? लिस्ट ऑफ टी, वो किसी भी टाइप की हो सकती है, ठीक है। तो लेट्स से मैं इसको लिस्ट और टू लिस्ट करता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक लिस्ट में इसकी वैल्यू लेता हूँ, लेट्स से लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है। एल लिस्ट 2 इसको मैं बोलता हूँ, और कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मेरे पास लिस्ट 2 में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो इसमें होंगे, बस एक एक करके सब में ऐड हो रखी होगी एक वैल्यू। और मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट
ln मैं इस लिस्ट 2 को प्रिंट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और क्या मेरे ये वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी? आंसर है बिल्कुल प्रिंट हो जाएंगी। ये देखो 2, 14, 12 एंड 10, इन सब की वैल्यू एक करके प्लस हो गई। ठीक है, तो मैं टू लिस्ट भी लिख सकता हूँ, जो बेसिकली क्या करेगा, मेरी स्ट्रीम को कन्वर्ट कर देगा एक लिस्ट में। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पे जो मेरी लिस्ट बनती है ना यूजिंग टू लिस्ट, ये एक इम्यूटेबल लिस्ट होती है, तो इसमें जाकर के मैं कोई और वैल्यू ऐड नहीं कर सकता। मैं ऐसे नहीं लिख सकता लिस्ट 2 डॉट ऐड लेट्स से 4। तो अगर मैंने लिखा तो कंपाइलर पे तो कोई एरर नहीं आएगा, पर जब मैं इसको रन करूंगा तो देखो मेरा अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, रन टाइम पे। तो मैं ये नहीं चाहता, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये इम्यूटेबल होगी। अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है तो आप नहीं कर सकते, तो उसकी जगह हमारे पास एक दूसरा मेथड होता है कलेक्ट, आप उसे यूज कर सकते हो। इनफैक्ट अब हम वही मेथड देखने वाले हैं विच इज कलेक्ट। अब देखो ये कलेक्ट मेथड ना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेथड है अपनी पूरी स्ट्रीम्स में। इसका यूज आप बहुत ज्यादा देखने वाले हो। क्यों? क्योंकि इसका पूरा का पूरा एक इंटरफेस है हमारे पास, कलेक्टर इंटरफेस, जिसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं। ये बेसिकली कहता है कि हम अपने कलेक्शन को, हमारी स्ट्रीम्स को मल्टीपल तरह से स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारी स्ट्रीम को कलेक्ट करने का काम करता है मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स में, और इनफैक्ट कई मल्टीपल तरीकों से। तो एक एक करके देखते हैं कि हम अपने डेटा को किस किस में कलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले यहाँ पे मैं टू लिस्ट की जगह लगाऊं कलेक्ट। ठीक है, कलेक्ट। अब अगर मैं इस कलेक्ट मेथड के अंदर जाऊं तो देखो ये मुझसे कलेक्टर इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट लेता है। तो कलेक्टर हमारे पास एक पूरा का पूरा इंटरफेस है, ठीक है, जो 3 वैल्यूज पे काम करता है, टी कॉमा ए कॉमा आर। ठीक है, अब कलेक्टर तो एक इंटरफेस है, राइट, कलेक्टर एक इंटरफेस है। वैसे ही जावा में हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है कलेक्टर्स, राइट। हमें पता है कि जैसे कलेक्शन और कलेक्शंस है, उसी तरह से जावा में हमारे पास एक इंटरफेस है कलेक्टर, और एक यूटिलिटी क्लास है कलेक्टर्स। अब इस कलेक्टर्स क्लास में ना ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जो हमें कलेक्टर ला के देते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम देखेंगे धीरे धीरे करके कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। तो अभी के लिए आप मान लो मैं लिख सकता हूं कलेक्ट, और अंदर पास करूं कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरा कोड चल गया। अभी भी अगर मैं देखूंगा तो मेरे लिस्ट प्रिंट हो जाएगी पूरी की पूरी। ये देखो 2, 14, 12 एंड 10। और इंटरेस्टिंगली ये लिस्ट मेरी म्यूटेबल है। मैं इस लिस्ट 2 में जा करके कुछ एलिमेंट्स ऐड कर सकता हूं। तो मैंने अगर 4 ऐड किया लास्ट में, तो मेरा ऐड हो जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और बिल्कुल मेरा 4 ऐड हो गया। इनफैक्ट अगर मैं इस लाइन को हटा दूं तो टू लिस्ट ही क्यों, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टू सेट, और मैं अपनी पूरी की पूरी लिस्ट को एक सेट में भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मेरे को बस सेट चेंज करना पड़ेगा, और इसको मैं कर लेता हूँ अपना इंपोर्ट। ठीक है, ओके। अब मैं अपनी पूरी की पूरी लिस्ट को एक सेट में ले लेता हूँ, इसका मैं नाम रख लेता हूँ सेट, और यहाँ पे मैं सेट प्रिंट करता हूँ। तो देखते हैं क्या मेरा पूरा का पूरा सेट प्रिंट हो जाएगा। आंसर है बिल्कुल हो जाएगा। ओके, इनफैक्ट सेट ही क्यों, हम इसको एक मैप में भी ले सकते हैं। वो फंक्शन अभी हम आगे देखेंगे जब हम कलेक्टर्स को और ज़्यादा डेप्थ में समझेंगे। ठीक है, अब इसके कलेक्टर्स के और भी बहुत सारे मेथड अभी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, जब हम उसको डेप्थ में समझेंगे। अभी चलते हैं अपने अगले मेथड की तरफ, जो कि था रिड्यूस। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है, और ये क्या करता है, मैंने आपको बताया था, ये कंबाइन करता है हमारे स्ट्रीम एलिमेंट्स को इनटू वन सिंगल वैल्यू। तो बेसिकली कंबाइन स्ट्रीम्स, या नॉट स्ट्रीम एलिमेंट्स इनटू सिंगल वैल्यू। तो बेसिकली हमारे पास बहुत सारी वैल्यू होगी, हम उसको एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग रिड्यूस। तो वो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं करता हूँ इसको कमेंट, और मैं एक नई स्ट्रीम बनाता हूँ। तो लेट से मैंने लिखा लिस्ट डॉट ऑफ। तो लेट से मेरे पास ये जो लिस्ट थी, लिस्ट, इसी पे मैंने एक नई स्ट्रीम बनाई डॉट स्ट्रीम, और यहाँ पे मैंने एक मेथड ऐड किया लेट से डॉट रिड्यूस। ठीक है, डॉट रिड्यूस। और यहाँ पे मैं क्या देता हूँ अभी, क्योंकि टर्मिनल फंक्शन है तो मैं इसको बंद कर सकता हूँ। अगर हम रिड्यूस के अंदर जाके देखें तो हमें पता लगेगा कि एक एक्यूमुलेटर टाइप का ऑब्जेक्ट लेता है विच इज अ बाइनरी ऑपरेटर। अब बाइनरी ऑपरेटर क्या है, अगर हम जाके देखेंगे तो बाइनरी ऑपरेटर एक फंक्शनल इंटरफेस है, ये देखो, जो एक्सटेंड करता है हमारे बाय फंक्शन को। इसके बारे में तो हमने पढ़ा भी हुआ है बाय फंक्शन के बारे में। तो हम यहाँ पे एक लैम्डा एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं लेट्स से रिड्यूस में। अभी बाइनरी ऑपरेटर एक्सपेक्ट करता है कि दो वैल्यूज के साथ ये खेल सकता है, दो इंटीजर वैल्यूज के साथ, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ लेट्स से a कॉमा b, लेट्स से मैप्स टू a प्लस b। ठीक है, मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। अब देखो मैं कर क्या रहा हूँ, पहले इसको समझते हैं। मैंने कहा लिस्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट करो, इसको मैंने स्ट्रीम में कन्वर्ट किया, सोर्स हो गया ये। अब जो भी एलिमेंट इसमें आएगा वो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे दो वैल्यूज आई 1 और 13, उसको मैंने रिड्यूस कर दिया a प्लस बी से, तो उन दोनों का सम हो गया। तो 1 आया, फिर 13 आया, तो 13 प्लस 1 14 हो गया। फिर यहाँ पे 11 आया, तो 14 प्लस 11 हमारा 25 हो गया। फिर 9 आया, तो 25 प्लस 9 हमारा 34 हो गया। और फाइनल इसका आंसर आया 34। अब देखो इसका रिटर्न टाइप क्या है रिड्यूस का, इसका रिटर्न टाइप है एक ऑप्शनल क्लास। अब ये क्या होती है उसके बारे में हम बाद में समझेंगे, पर अभी के लिए हम एक काम करते हैं, हम इसको एक ऑप्शनल ऑफ इंटीजर में कलेक्ट कर लेते हैं। लेट से हम उसको बोलते हैं सम। यहां पे इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। अब ऑब्वियसली हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा।
तो हम ऑप्शनल को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शनल ऑफ इंटीजर सम इक्वल टू लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट रिड्यूस। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू को प्रिंट करके देखना है तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ सम डॉट गेट, इसमें एक मेथड है गेट। अब ये ऑप्शनल क्लास क्या है, क्यों यूज होती है, अभी बताता हूँ। पहले हम देखते हैं कि हमारा सम डॉट गेट से क्या प्रिंट हुआ। तो भी देखते हैं हमारा सम डॉट गेट से क्या प्रिंट होता है, 34। बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। हमने देखा था, इन सबको हमने ऐड कर दिया, राइट। और ऑप्शनल क्लास की वजह से हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमें बचाती है उससे, इसके बारे में हम डेप्थ में समझेंगे। पर अगर आप चाहते हो हमें ऑप्शनल ना मिलके एक प्रॉपर इंटीजर मिले, जिसको हम इंट भी बोल सकते हैं, लेट्स से इंट सम, कुछ ऐसा मिले, तो हम एक काम कर सकते हैं। इस रिड्यूस के बाद इस रिड्यूस का एक और ओवरलोडेड फंक्शन होता है जो एक लैम्डा एक्सप्रेशन तो लेता है, जो कि एक्यूमुलेटर है, बाइनरी ऑपरेटर। जैसे अगर हम इसके अंदर जाएं तो एक बाइनरी ऑपरेटर तो ले रहा है, पर हमारे पास एक और रिड्यूस है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊं, हाँ, जो कि एक आइडेंटिटी भी लेता है। तो मैं क्या करूं, अगर बस एक आइडेंटिटी डाल दूं, लेट्स से 0, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे मेरा इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। मुझे सम डॉट गेट करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा सम में वैल्यू को प्रिंट कर सकता हूँ। मैं अभी बताता हूँ आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। 34 यहाँ पे सही आया। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि आप इन नंबर्स को ऐड करना शुरू करो, और आइडेंटिटी मतलब बेस वैल्यू है 0, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होगा, तो जो भी सम होगा ना वो 0 में प्लस होता जाएगा। तो इन केस अगर ये लिस्ट एम्प्टी भी हुई तो कम से कम मेरा 0 तो हमेशा प्रिंट होगा ही होगा, राइट। तो अगर आप देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता तो मेरा आइडेंटिटी 1 हो जाती, यानी कि 1 में सब कुछ ऐड होता। अब मैं अगर इन्हें प्रिंट करता तो मेरा आंसर 35 आता, राइट, ठीक है। तो आइडेंटिटी का मतलब बहुत सिंपल है कि ये मेरी बेस वैल्यू है, इसी में चीजें ऐड होंगी। और अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेट्स से a मल्टीप्लाई b, तो इसी में चीजें मल्टीप्लाई होंगी। अब ऑब्वियसली अगर आइडेंटिटी 0 है तो सब कुछ 0 हो जाएगा, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा। उस केस में मुझे इस आइडेंटिटी को रखना पड़ेगा 1, ठीक है। अब इन सबका मैं मल्टीप्लीकेशन स्टोर कर सकता हूँ, 1287, राइट। तो इसको मैं वापस से a प्लस बी कर लेता हूँ, a प्लस बी कर लेता हूँ। तो अगेन रिड्यूस हमें समझ आ गया क्या करता है, किसी पूरे स्ट्रीम एलिमेंट्स को एक सिंगल वैल्यू में आकर के कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और ये अंदर से लेता क्या, एक बाइनरी ऑपरेटर लेता है जो कि एक फंक्शनल इंटरफेस है। तो हम यहाँ पे एक लैम्डा पास कर सकते हैं दो वैल्यूज में, a कॉमा b, सच दैट a प्लस बी, a इंटू बी, a माइनस बी, या अगर आपको कोई और तरीके से कुछ कैलकुलेट करना है तो वो भी आप पास कर सकते हो। अब हमें अगला एक मेथड देखते हैं जिसका नाम है काउंट। अब ऑब्वियसली नाम से समझ आ रहा होगा, ये काउंट करता है कि हमारे स्ट्रीम्स में अभी कितने एलिमेंट हैं। तो लेट से इसको मैं करता हूँ कमेंट, ठीक है। इस स्ट्रीम को हम अपनी एक नई स्ट्रीम बनाते हैं, लेट से लिस्ट डॉट स्ट्रीम, कुछ इस तरीके से स्ट्रीम, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगाता हूँ कुछ ऑपरेशन। लेट से सबसे पहले मैंने एक फिल्टर लगाया, x मैप्स टू x ग्रेटर देन 10। तो अगेन जो हमने पहले लगाया था वही फिल्टर मैं दोबारा लगा रहा हूँ कि मुझे वही सब एलिमेंट्स चाहिए 10 से बड़े हैं। तो यहाँ पे 13 और 11 दो ही एलिमेंट आ पाएंगे। और उसके बाद मैं लिख दूँ डॉट काउंट, ठीक है। तो मुझे क्या करेगा, ये मुझे एक इंटीजर ला करके देगा। लेट से यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंट नम इक्वल टू दिस, और यहाँ पे मैं इस नंबर को प्रिंट कर सकता हूँ, लेट से नम, ठीक है। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम लॉन्ग टू इंट। ओके, यहाँ पे हमें इंट नहीं लॉन्ग मिलता है, तो ये काउंट हमें लॉन्ग में रिटर्न वैल्यू करता होगा। तो देखो, हाँ, ये लॉन्ग रिटर्न करता है, ओके। तो जैसे ही मैंने ये किया, मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे स्ट्रीम में। आपको पता है x ग्रेटर देन 10 वाले दो ही एलिमेंट है, तो काउंट यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2। अब यहाँ पे हमारे पास एक और एलिमेंट है, एक और ऑपरेशन है जिसको हम देख सकते हैं, जो कि है फाइंड फर्स्ट, ठीक है, फाइंड फर्स्ट। अब ये करता है, ये जो भी हमें फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा ना स्ट्रीम का, किसी कंडीशन के बेसिस पे वो फाइंड करके दे देगा। और जैसे ही वो दे देगा, हमारी स्ट्रीम वहीं क्लोज हो जाएगी। हमें आगे जाके अपनी स्ट्रीम्स में फर्दर एलिमेंट्स को देखने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये करता है शॉर्ट सर्किटिंग, राइट। इसके बारे में भी हमने देखा था, शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे लिखा x इज x ग्रेटर देन 10, और यहाँ पे मैं लिख दूं फाइंड फर्स्ट। और ऑब्वियसली फाइंड फर्स्ट में क्या रिटर्न करता है, एक ऑप्शनल रिटर्न करता है, ठीक है। तो अगेन मैं इसको लॉन्ग में नहीं ले सकता, मैं इसको एक ऑप्शनल ऑफ इंटीजर में ले सकता हूँ, लेट से नम, ठीक है। और मैं यहाँ पे नम डॉट गेट कर सकता हूँ, नम डॉट गेट, कुछ इस तरीके से। तो देखते हैं हमारे यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए ऐसा कोई भी नंबर जो 10 से बड़ा है, और जो भी इसको पहले मिला उसे प्रिंट कर देगा। उसके बाद हमारी स्ट्रीम चलेगी ही नहीं। तो एक बार चेक करते हैं, 13, राइट। तो अगेन इसको 13 सबसे पहले मिला, ये यहाँ पे रुक गया, उसके बाद शॉर्ट सर्किट हो गया, हमारा आगे चला ही नहीं। तो फाइंड फर्स्ट वो काम आता है। तो फाइंड फर्स्ट वहाँ काम आता है जब हमें शॉर्ट सर्किट करनी है, अपने बेसिकली स्ट्रीम को रोकना है, जब भी हमें पहला ऐसा कोई एलिमेंट मिल जाए जो इन सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो। जो भी यहाँ तक पहले एलिमेंट पहुंचा वो उसने रिटर्न कर दिया, सिंपल। अब जैसे फाइंड फर्स्ट है, यहाँ पे एक मेथड है फाइंड एनी। फाइंड एनी क्या है देखते हैं। अगेन ये एक ऑप्शनल रिटर्न करता है। अब ये भी फाइंड फर्स्ट की तरह, जैसे इसको एक एलिमेंट मिलेगा ये स्ट्रीम को कट कर देगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब इसमें फर्क क्या है, पहले मैं अगर इसको रन करूं और देखो हमारे पास क्या आउटपुट आता है, तो हमारे पास सेम ही आउटपुट आएगा।
क्यों आएगा? क्योंकि अभी तक हमारे पास जो स्ट्रीम है ना वो नॉर्मल स्ट्रीम है। तो फाइंड एनी का मतलब होता है, ये बिल्कुल फाइंड फर्स्ट की तरह काम करता है कि एक भी ऐसा एलिमेंट निकाल दो, कि एक भी ऐसा एलिमेंट ढूंढ लो जो इस पूरे के पूरे फिल्टरों से पास हो जाए और यहाँ तक पहुंच जाए। तो हमारे केस में क्योंकि हमारे पास एक नॉर्मल सीक्वेंशियल स्ट्रीम है, तो पहले 1 गया होगा, फिर 13, फिर 11 और फिर 9। अब 1 तो यहीं पे फिल्टर आउट हो गया होगा, फिर 13 आया होगा, 13 यहाँ तक आ गया होगा। तो फाइंड फर्स्ट भी हमें 13 आंसर देगा और फाइंड एनी भी हमें 13 आंसर देगा। पर इसका फायदा तब दिखता है जब हम पैरेलल स्ट्रीम यूज करते हैं, तो उस केस में फाइंड एनी हमें ज्यादा फ्रीडम लाके देता है। ओके, अब इसी तरीके से जैसे हमने देखा फाइंड एनी, हमारे पास एक और है जिसको हम बोलते हैं एनी मैच। एनी मैच, अब देखो एनी मैच लेता है एक प्रेडिकेट कंडीशन और चेक करते हैं कि क्या ऐसा कोई भी मैच है जो इस प्रेडिकेट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और अगर है तो रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूं एनी मैच, तो अगर मैं एनी मैच के अंदर जाऊं तो देखो ये रिटर्न करता है बूलियन और लेता है एक प्रेडिकेट कंडीशन। तो यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ, लेट्स से एनी मैच x such that x modulo 2 is equal 0, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे अगेन हमें बूलियन वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लेट्स से बूलियन नम, ठीक है, बूलियन नम, और नम को तो मैं प्रिंट कर ही रहा हूँ यूजिंग गेट, तो उसको मैं सिंपली नम प्रिंट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे मैं क्या चाह रहा हूँ, फिल्टर उन सबको फिल्टर कर लेगा जो 10 से कम है, यानी कि सिर्फ 13 और 11 अलाउड है। और फिर एनी मैच कह रहा है कि क्या उनमें से ऐसा कोई भी नंबर है जो इवन हो, और ऑब्वियसली हमारा आंसर है फॉल्स, क्योंकि 13 11 दोनों ही ऑड है जो भी यहाँ से पास हो सकते हैं। तो अगर मैं इसको प्रिंट करके देखूँ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो ये है एनी मैच। अगर मेरे पास कोई लेट्स से इवन सच में होता, ये 13 की जगह 12 होता, तो हमारा आंसर आ जाता ट्रू। अब एनी मैच के जैसे ही हमारे पास है एक ऑल मैच, जो कि आप समझ ही गए होंगे, वो देखेगा अगर सारी ही कंडीशन ट्रू है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे पास हो रहे हैं वो सब इवन होने चाहिए, तो ही ऑल मैच ट्रू होगा, नहीं तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो हमारे इस केस में तो ये हो जाएगा फॉल्स, बिल्कुल राइट, क्योंकि वो सारे ट्रू नहीं है। यहाँ पे हमारा 13 है, अगर मैं इसको भी 14 कर दूंगा उस केस में हमारे हो जाएगा ट्रू, क्योंकि जितने भी नंबर पास कर रहे हैं वो तो इवन है, बिल्कुल। और ऐसे ही है एक नन मैच, जो क्या कहता है कि एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। अगर एक भी होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस केस में हो जाना चाहिए फॉल्स, क्योंकि मेरे सारे एलिमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं, राइट, बिल्कुल। अब अगर मैं एक से भी इसको रिड्यूस करवा दूं, लेट्स इसको मैंने वापस 13 कर दिया, ठीक है, अब भी ये होगा फॉल्स, राइट, क्योंकि अभी भी एक ऐसा एलिमेंट है जो इसको फुलफिल कर रहा है, इस कंडीशन को। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो इस कंडीशन को फुलफिल करे, ठीक है। तो इसको भी मैं लेट्स से कर देता हूँ 11, तो 13 और 11 कर दिया मैंने, तो अब एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो इस केस में हो जाना चाहिए ट्रू, बिल्कुल राइट। तो इसके अलावा जैसे हमने देखा ऑल मैच और हमने देखा नन मैच। अब देखो हमारे पास कुछ ऐसे भी मेथड हैं जैसे कि सम हो गया, एवरेज हो गया, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, जो कि काम करते हैं हमारे प्रिमिटिव स्ट्रीम्स के साथ, राइट। तो वो नॉर्मली इनके साथ काम नहीं कर सकते हमारी नॉर्मल स्ट्रीम के साथ। तो अगर मैं लेट्स से यहाँ पे बूलियन की जगह इंटीजर रखूँ कि मुझे एक नंबर चाहिए, लेट्स से सम, ठीक है, और मैं यहाँ पे फाइनली लिखूँ डॉट सम, तो क्या मेरा ये स्ट्रीम चलेगी? आंसर है बिल्कुल नहीं, मेरे पास एरर आएगा। और एरर क्या आएगा? द मेथड सम इज अनडिफाइंड फॉर टाइप स्ट्रीम में सम है ही नहीं, अनडिफाइंड है। तो मुझे अपनी स्ट्रीम को इंट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि मेरी एक प्रिमिटिव स्ट्रीम है। और उसके लिए मेरे पास एक मेथड होता है, आपको पता है, डॉट मैप टू इंट, ये वाला मेथड। और मैं मैप कैसे करूंगा? मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा x मैप टू x, तो जैसे कि जो एलिमेंट होंगे वो एज इट इज मैप कर दो, राइट। इसका मतलब बस ये होता है। और फाइनली इसका मैं निकालूंगा सम, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकता हूँ सम, कुछ इस तरीके से। अब आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 13 11 9 इन सबको पहले तो मैंने फिल्टर आउट किया कि जो भी x से छोटे हैं वो निकल जाएंगे, तो मेरे पास बचेंगे क्या? 13 और 11 बचेंगे, ठीक है। उनको मैं मैप टू करूंगा इंट में, तो मेरे पास ये इंट स्ट्रीम बन गई है। इसका देखो अगर मैप टू इंट के पास जाके देखें तो इसका रिटर्न टाइप है इंट स्ट्रीम, और ये टू इंट फंक्शन लेता है। और टू इंट फंक्शन हमें पता है एक फंक्शन इंटरफेस है, इसके बारे में हमने समझा हुआ है अच्छे से, जो क्या करता है, कोई टी लेता है एज पैरामीटर और रिटर्न करता है प्रिमिटिव इंट, ओके। तो अगर हम वापस जाएं यहाँ पे और अब इसको प्रिंट करके देखें तो हमारा किसका सम आना चाहिए? सिर्फ 13 और 11 का, है ना, क्योंकि बाकी 1 और 9 तो हमारे निकल जाएंगे, तो इनका सम आ जाएगा हमारे पास 24। अगर अब मैं इनको प्रिंट करके देखूं तो हमारा सम आ गया 24, ओके। इनफैक्ट सम की जगह मैं लिख सकता हूँ मैक्सिमम, तो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट आ जाएगा। तो अगर मैं मैक्सिमम के अंदर आके देखूँ तो मेरे को ऑप्शनल इंट देता है, ना कि सिर्फ इंट। तो लेट से मैं इसको ऑप्शनल
ऑप्शनल इंट के अंदर जाके ले लेता हूं। अब ऑप्शनल इंट क्या है, अगेन ये मेरी खुद एक क्लास है, ठीक है। ये हेल्प करती है कि मेरा कोई भी बेसिकली अगर स्ट्रीम जो ओरिजिनल स्ट्रीम है ये एम्प्टी होती है ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए, हम इसके बारे में समझेंगे। पर अभी के लिए आप मानो कि अगर हमने ऑप्शनल सब निकाला जो मैक्सिमम नंबर है इसको मैं मैक्स कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे को मैक्स प्रिंट करना है, पर मैं मैक्स डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकता, मैं लिखूंगा डॉट गेट एज इंट। तो इसमें एक मेथड होगा गेट एज इंट, ये मुझे इंटीजर वैल्यू लाके देगा और मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट कर रहा हूँ। और बेसिकली किस में मैक्सिमम, 13 और 11 में मैक्सिमम, क्योंकि फिल्टर से तो वही आ रहा है, तो आंसर आना चाहिए 13। अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13, बिल्कुल सही। अब उसी तरीके से मैं एवरेज भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, एवरेज, और ये मुझे रिटर्न करता है ऑप्शनल डबल। जैसे हमारे पास ऑप्शनल इंट होता है, हमारे पास एक होता है ऑप्शनल डबल, और मैं इसको कर सकता हूँ गेट एज डबल, कुछ इस तरीके से। अब इसको मैक्सिमम की जगह मुझे बोलना चाहिए एवीजी एवरेज, और यहाँ पे मैं एवरेज लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, और मेरा 13 और 11 का एवरेज प्रिंट हो जाएगा विच इज 12, राइट, बिल्कुल सही। अब आपको सारे टर्मिनल फंक्शन भी क्लियर हो गए और सारे इंटरमीडिएट फंक्शन भी क्लियर हो गए। अब हम ना एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ देखते हैं जो कि मैंने आपको बताया था, हमारा कलेक्टर इंटरफेस। कलेक्टर इंटरफेस ये बहुत ही खास है और यहीं पे हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपने कलेक्ट मेथड को, कलेक्ट ऑपरेशन को, राइट। और ये स्ट्रीम्स में बहुत यूज़ होने वाला है, तो एक बार इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो, जब भी आप अपनी स्ट्रीम में स्ट्रीम डॉट कलेक्ट लिखते हो, डॉट कलेक्ट, राइट, और यहाँ पे कुछ वैल्यू पास करते हो, तो देखो ये आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है एक कलेक्टर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट, राइट। तो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, एक कलेक्टर का ऑब्जेक्ट, कलेक्टर। अब कलेक्टर एक्चुअली है क्या, देखो कलेक्टर ना बहुत सिंपल सी एक चीज बताता है, ये एक स्ट्रेटेजी है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रीम है, कैसे उसकी सारी वैल्यू मैं कलेक्ट कर पाऊं। अब मैं उसको कलेक्ट कर सकता हूं किसी डेटा स्ट्रक्चर में, राइट। हमने देखा था हम कलेक्ट कर सकते हैं एज लिस्ट, एज सेट, इवन एज मैप कलेक्ट कर सकते हैं, हम उसे ग्रुप कर सकते हैं, अभी हम आगे देखेंगे, राइट। हम उस पर बहुत सारे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, बट बेसिकली मैं कैसे उसको कलेक्ट कर पाऊं एक किसी भी तरीके से। अब वैसे ही जैसे हमारे पास एक कलेक्टर इंटरफेस है, तो ये तो हो गया हमारे पास इंटरफेस, राइट। हमारे पास एक यूटिलिटी क्लास है जिसका नाम है कलेक्टर्स, कलेक्टर्स। तो कलेक्टर्स खुद एक यूटिलिटी क्लास है, तो ये क्लास हो गई, और इसके पास ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जो हमें कलेक्टर का ऑब्जेक्ट लाके देता है। अब ये एग्जिस्ट कहाँ करती है, ऑब्वियसली ये एग्जिस्ट करती है जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रीम के अंदर डॉट कलेक्टर्स में, ठीक है। यहाँ पे यूटिलिटी क्लास एग्जिस्ट करती है स्ट्रीम के अंदर। अब ना एक बार देखते हैं कि हम किन किन चीज़ों में अपनी वैल्यूज़ को कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं देखता हूँ कि हमारे पास बेसिक कलेक्शन कौन कौन से हैं, बेसिक कलेक्शन, ओके। तो उसको एक बार ऊपर कर लेते हैं कुछ ऐसे। तो देखो, 3 तो सबसे बेसिक कलेक्शन है मेरे पास, एक है लिस्ट, एक है टू सेट, और एक है टू मैप, राइट। ये सबसे ज़्यादा बेसिक कलेक्शन है। मैं अपनी वैल्यूज़ को लिस्ट में कलेक्ट कर सकता हूँ, सेट में कर सकता हूँ, या मैप में कर सकता हूँ। एक बार फटाफट इनको यूज करके देख लेते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने देखो demo3.java करके खाली फाइल बना रखी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लिस्ट कॉपी कर लेता हूँ, लेट से ये वाली लिस्ट मैंने करी कॉपी यहाँ पे, ओके। अब एक काम करते हैं, मैं इस लिस्ट पे लगाता हूँ एक स्ट्रीम, तो लेट से मैंने लिखा लिस्ट डॉट स्ट्रीम, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस लिस्ट को कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेट से यूजिंग कलेक्टर। तो मैं लिखता हूँ डॉट कलेक्ट अपना फाइनल फंक्शन, और यहाँ पे मैं कलेक्टर पास कर सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ कलेक्टर्स, कलेक्टर्स, और मेरे को कलेक्टर करना पड़ेगा इंपोर्ट, सॉरी, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, कुछ इस तरीके से। और इसे बंद कर देता हूँ और यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ अपनी एक नई लिस्ट में सारी वैल्यूज को, लिस्ट ऑफ इंटीजर, लेट से लिस्ट 2 इसका मैं नाम रखता हूँ, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ऑब्वियसली अभी तक मैंने यहाँ पे कोई ऑपरेशन तो परफॉर्म किए नहीं, तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर लेता हूँ। तो लेट से यहाँ पे मैं मैप लगा लेता हूँ, डॉट मैप एक्स मैप्स टू x+1, ठीक है, x+1, कुछ इस तरीके से। तो मैं बेसिकली लिस्ट 2 में क्या रखूंगा, इन सारे एलिमेंट्स का एक एक एडिशन ऐड करूंगा, ओके। और फाइनली मैं यहाँ पे अपनी लिस्ट को प्रिंट कर सकता हूँ लिस्ट 2 करके, ओके। तो देखते हैं कि मेरी यहाँ पे क्या वैल्यू आती है। आ गई 2, 14, 12, 10, इन सबका एक एक करके प्लस हो गया, ठीक है। ये तो हमने देखा था, ये है हमारा नॉर्मल कलेक्टर। अब ऐसे ही हम सेट में भी रिटर्न कर सकते हैं, तो मैं 2 सेट भी लिख सकता हूँ। तो वो तो मुझे पता है, मेरे को बस यहाँ पे लिस्ट को क्या करना पड़ेगा, एक सेट बनाना पड़ेगा। तो अब मुझे एक सेकंड पहले सेट को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इंपोर्ट सेट, ठीक है। अब आपको पता है जैसे ही मैं इसे प्रिंट करूंगा मेरे सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे, 2, 10, 12 और 14, ओके। अब मेरे पास ना एक और चीज है जिसे मैं बोलता हूँ टू मैप, ठीक है। अब ये इंटरेस्टिंग मेथड है। सबसे पहले ये हमारा जो टू मैप है ये काम कैसे करेगा, ये हमें एक मैप बना के देगा। पर मैप में तो 2 चीजें होती है, की और वैल्यू। इसमें की क्या होगी, वैल्यू क्या होगा।
और वही हमें बताना पड़ेगा। तो लेट से हम टू मैप के अगर अंदर जाए इस मेथड के अंदर, तो मुझसे दो फंक्शन लेता है, एक की मैपर और एक वैल्यू मैपर, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों है फंक्शन टाइप के। तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मेरा मैप क्या होने वाला है। तो एक काम करते हैं, हमारे पास ये जो लिस्ट है ना, पहले इस लिस्ट को इंटीजर की लिस्ट बनाते हैं। तो मैं काम करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी, इसको करता हूँ कमेंट, और यहाँ पे अपनी एक नई लिस्ट बनाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है। तो लेट से मैं कुछ स्ट्रिंग्स बनाता हूँ अलग अलग लेंथ की, ए तो 2 लेंथ हो गया, बी सॉरी इसको अलग अलग बनाना पड़ेगा, हाँ ए बी दो 3 लेंथ की भी हो गई, और एक 4 लेंथ की कर लेते हैं, सी कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने कुछ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स बना दी, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे कुछ मैप बनाने वाला हूँ, तो मेरी इसकी रिटर्न वैल्यू भी मैप होगी, ठीक है। मैप लेट्स से मैप ऑफ, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब देखो मेरी रिटर्न वैल्यू किस तरह का मैप होगी, मैं कह रहा हूँ कि ना मैं की के लिए रखूंगा जितनी भी मेरी स्ट्रिंग की लेंथ है वो, तो लेट्स से एक की होगी 2, एक की होगी 3 और एक की होगी 4, और उनकी वैल्यू क्या होगी, उनकी वैल्यू होगी रिस्पेक्टिव स्ट्रिंग। तो 2 के आगे वैल्यू होगी ए, 3 के लिए वैल्यू होगी बी और 4 के लिए वैल्यू होगी सी, राइट। तो ये मैप होगा इंटीजर, क्योंकि मेरी की है इंटीजर, कॉमा स्ट्रिंग का स्ट्रिंग, कुछ इस तरीके से। इस मैप को पहले फटाफट से कर लेते हैं इंपोर्ट, ओके ठीक है। तो मैप ऑफ स्ट्रिंग इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग, लेट्स से उसका मैं नाम रखता हूँ एमपी, इक्वल टू ये जो भी मेरी लिस्ट है उसमें मैंने स्ट्रीम किया। अब ये वाला लाइन हटा देता हूँ क्योंकि मेरे को कोई मैप नहीं करना, ठीक है। मैं सीधे लिखता हूँ डॉट कलेक्ट कलेक्टर्स डॉट टू मैप। अब मुझे पता है यहाँ पे मुझे दो फंक्शंस देने हैं, ठीक है, एक की के लिए और एक वैल्यू के लिए। तो की के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ लेट्स से फॉर एवरी एस, तो लेट्स से मैं लिख सकता हूँ फॉर एवरी एक्स मैप इट टू एक्स डॉट लेंथ, कुछ इस तरीके से। और वैल्यू के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, तो बेसिकली ये मेरी की हो गई कि जो भी की आती है, जैसे ए आएगा तो उसकी लेंथ निकाल लो, वो हो गई मेरी की। तो इसकी की हो गई, इसकी की हो गई 2, 3 और 4। और वैल्यू के लिए क्या करो, फॉर एवरी एक्स मैप इट टू, लेट्स से मेरे को उसकी वैल्यू चाहिए तो मैप इट टू एक्स ऑनली, तो लेट्स से एक्स मैप टू एक्स है ना। तो जैसे ही ए आया वैल्यू ए हो गई, बी आया तो बी हो गई, कुछ इस तरीके से। और मैं फाइनली अपने मैप को प्रिंट कर सकता हूँ। तो देखते हैं मेरा मैप कैसे बन के आता है। तो देखो 2 इक्वल टू ए, 3 इक्वल टू बी, 4 इक्वल टू सी, राइट। तो वैसे ही जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। तो ये तो 3 तरीके के हो गए थे, एक तो हो गया था हमारा टू मैप, टू सेट, और एक हो गया था हमारा टू लिस्ट। ये सबसे कॉमन तरीके हैं। अब इसके बाद ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका आता है जिसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग बाय, और इसको ना बहुत यूज करते हैं रियल लाइफ में। और ये करता क्या है, देखो ये ना आपके एलिमेंट्स को, जो भी जिस पे भी आप स्ट्रीम कर रहे हो ना, उसको ग्रुप करता है बेस्ड ऑन सम की। बेसिकली किसी की पे उनको ग्रुप करता है, देखते हैं कैसे। तो लेट्स से यहीं पे हमारे पास 3 स्ट्रिंग थी, ए बी सी, और लेट्स से एक और स्ट्रिंग है 2 लेंथ की, ठीक है। और लेट्स से एक और स्ट्रिंग है 3 लेंथ की भी, ई, राइट। पर 4 लेंथ की मान लो एक ही स्ट्रिंग है, ओके ठीक है। तो ये मान लो हमारे पास सिनेरियो है। अब अगर मैं यहाँ से मैप हटा दूँ, कलेक्टर्स डॉट मैप हटा दूँ, ठीक है, और कलेक्टर्स में लिखूँ, कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय, और मैं यहाँ पे क्या पास करूँ, मैं पास करूँ कि मुझे किसके बेसिस पे ग्रुप करना है। तो लेट से मुझे इन्हें ग्रुप करना है लेंथ के बेसिस पे, ठीक है। तो मान लो 2 लेंथ वाले कितनी स्ट्रिंग्स है, 2 लेंथ वाले 2 स्ट्रिंग्स है, 3 लेंथ वाले 3 स्ट्रिंग्स है, पर 4 लेंथ वाला एक ही स्ट्रिंग है। तो ग्रुपिंग बाय, मैं इसको ग्रुप कर रहा हूँ स्ट्रिंग के लेंथ पे। तो फॉर एवरी एक्स मैप इट टू एक्स, लेट से एक्स डॉट लेंथ, कुछ ऐसे, यहाँ पे आएगा लेंथ LENGTH, कुछ ऐसे। और ऑब्वियसली अगर मैंने मैप कर रहा हूं किसी एक पर्टिकुलर की जो कि इनकी लेंथ है उसके बेसिस पे, तो मुझे पता है क्या मिल रहा है, मुझे एक मैप मिल रहा है जिसकी की तो है एक इंटीजर, राइट, वो होगी लेट्स से लेंथ। तो 2 की लेंथ वाले कितने स्ट्रिंग्स हैं, 3 की लेंथ वाले कितने स्ट्रिंग्स हैं, 4 की लेंथ वाले कितने स्ट्रिंग्स हैं, तो इस तरीके की मुझे वैल्यू मिलेगी। अब देखो 2 की लेंथ वाले 2 स्ट्रिंग है, एक तो ए है और एक डी है, राइट। तो उसको मैं एक मैप ऑफ इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग में नहीं ले सकता, मुझे उसे लेना पड़ेगा मैप ऑफ इंटीजर कॉमा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा क्यों, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ उसको और ग्रुप बाय कर रहा हूँ यूजिंग लेंथ, ठीक है। और ग्रुप बाय का फायदा क्या होता है कि बेसिकली एक पर्टिकुलर की पे मैं अपने सारे एलिमेंट्स को ग्रुप कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। तो 2 की लेंथ वाले कौन कौन आ जाएंगे, ए और डी आ जाएगा, 3 में बी और ई आ जाएगा, कुछ इस तरीके से, और 4 में एक ही आएगा सी। तो अगर मुझे ग्रुप करना है तो इंटीजर मेरी की हो गई और वैल्यू हो गई मेरी एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल सही है। अब अगर मैं इस पूरे मैप को प्रिंट करूंगा तो मेरा आंसर कुछ ऐसे आएगा, देखो 2 में 2 वैल्यूज आ गई, 3 में भी 2 और 4 में एक ही वैल्यू आई। अब देखो इसका ना रियल वर्ल्ड यूज केस बहुत ज्यादा है, ये तो आपको बस एक समझाने का एग्जांपल था। आप सोचो
कि आपके पास ना एक क्लास है, लेट्स से क्लास है एम्प्लॉई, ठीक है, एम्प्लॉई आपके पास एक क्लास है। अब देखो इस एम्प्लॉय में बहुत सारी कीज हो सकती हैं। अब आप इमेजिन करो आप अपने एम्प्लॉयज पे ना मैप स्ट्रीम कर रहे हो, राइट? तो आपने कुछ इस तरह का कोड लिखा होगा, आपने लिखा होगा लेट्स से एम्प्लॉयज, कोई आपके पास लेट्स से होगा एम्प्लॉयज, उसके ऊपर आपने लगाया स्ट्रीम, ठीक है, और उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो कलेक्ट, लेट्स से कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय, और मान लो आप यहाँ पे देख सकते हो डिपार्टमेंट, तो आप लिख सकते हो फॉर एवरी एम्प्लॉय ईएमपी मैप इट टू ईएमपी डॉट गेट डिपार्टमेंट। तो लेट्स से आप लिखते हो गेट डिपार्टमेंट, राइट, कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, उसके डिपार्टमेंट के बेसिस पे उसको ग्रुप कर रहे हो, है ना? तो लेट्स से कुछ डिपार्टमेंट्स हैं एचआर के, उसमें कुछ ग्रुप्स हो गए, कुछ डिपार्टमेंट टेक के, उसमें कुछ एलिमेंट्स आ गए, वगैरह वगैरह। तो ये रियल लाइफ में बहुत यूज होता है। अगर आपको एक ऐसा मैप बनाना है ना, ऑन द बेसिस ऑफ अ की, तो ये बहुत ज्यादा यूज होगा। अब इंटरेस्टिंगली एक ग्रुपिंग बाय का स्पेशल केस है जिसको हम बोलते हैं पार्टीशनिंग बाय, ठीक है। अब ग्रुपिंग बाय तो कितने मर्जी ग्रुप बना सकता है की के बेसिस पे, पर पार्टीशनिंग बाय ना दो ही ग्रुप बनाएगा, ट्रू का ग्रुप और फॉल्स का ग्रुप। देखते हैं कैसे। तो एक काम करते हैं, अपने वापस इसी वाले नंबर्स की लिस्ट पे ही चलते हैं, नंबर्स की लिस्ट पे, ठीक है। इसमें एरे लिस्ट था 1 13 11 19, ठीक है 9, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस लिस्ट में लूप थ्रू कर रहा हूँ, तो लिस्ट डॉट स्ट्रीम, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ कलेक्टर्स डॉट पार्टीशनिंग बाय, और यहाँ पे मैं प्रेडिकेट कंडीशन देता हूँ, लेट्स से फॉर एवरी एक्स मैप इट टू सच दैट एक्स मॉड्यूलो 2 इज इक्वल 0, ठीक है। तो देखो मैंने इसको क्या किया, एक प्रेडिकेट कंडीशन में पार्टीशन कर दिया। अब ये मुझे क्या देगा, एक मैप देगा जिसमें की हमेशा होगी बूलियन, और बेसिकली जो वैल्यू होगी वो होगी लिस्ट ऑफ इंटीजर, कुछ इस तरीके से। क्योंकि देखो एक्स मॉड्यूलो 2 इक्वल 0 वाले या तो ट्रू होगा या तो आंसर फॉल्स होगा। अब अगर मैं अपने मैप को प्रिंट करूंगा तो वो कुछ ऐसा प्रिंट होगा कि फॉल्स में चारों वैल्यू आ गई, ट्रू में एक भी नहीं आई। अब इसको किसी को मैं एक ऑड बना देता हूँ, सॉरी इवन बना देता हूँ 14। अब मेरे इवन में एक वैल्यू आ जाएगी बेसिकली ट्रू में, और फॉल्स में 3 वैल्यूज आ जाएंगी। तो पार्टीशनिंग बाय एक स्पेशल केस है ग्रुपिंग बाय का, जो कि सिर्फ बूलियन कॉमा लिस्ट का एक मैप देता है, ठीक है। पार्टीशनिंग बाय अगेन ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे ही ग्रुप कर सकता है, और ग्रुपिंग बाय कितने मर्जी ग्रुप्स बना सकता है की के बेसिस पे। अब देखो ग्रुपिंग बाय के साथ ना आप यूज कर सकते हो मैपिंग फंक्शन। ये क्या करता है, देखो लेट्स से हम वापस चलते हैं अपने इसी वाले लिस्ट में, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, सॉरी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, अपना अगेन नया मैप बनाता हूँ सेम तरीके से। तो मैं मैप बनाऊंगा अगेन इंटीजर कॉमा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग का, कुछ ऐसे, उसका नाम रखता हूँ MP इक्वल टू लिस्ट डॉट स्ट्रीम, ठीक है। इसी अपनी स्ट्रिंग लिस्ट पे मैंने स्ट्रीम किया, तो बेसिकली अपनी स्ट्रिंग वाली लिस्ट पे मैंने स्ट्रीम किया, और मैं यहाँ पे क्या पास कर सकता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा डॉट कलेक्ट, तो डॉट कलेक्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय, और लेट्स से यहाँ पे मैं ग्रुप आईडी देता था, तो मैं दे देता था फॉर एवरी एक्स मैप इट टू एक्स डॉट लेंथ, राइट। इनके स्ट्रिंग के लेंथ के बेसिस पे इनको ग्रुप कर दो लेंथ, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे मैं करता था टर्मिनेट, कुछ इस तरीके से, और जब मैं मैप को प्रिंट करता था तो मेरा ये वाला मैप आ जाता था, ये तो हमें पता है। अब देखो इसमें एक और मेथड है कि व्हाट इफ मैं ग्रुपिंग बाय पे इसको पहले एक लाइन नीचे ले आऊं, कुछ ऐसे। मैंने ये तो बता दिया कि किस बेसिस पे ग्रुप करना है। अब इसके अलावा ना मैं यहाँ पे एक और चीज पास करूं, बेसिकली इसका एक ओवरलोड फंक्शन यूज करूं, जो मुझसे लेगा लेट्स से कलेक्टर्स डॉट मैपिंग, कि बेसिकली मुझे वैल्यू को मैप कैसे करना है, डॉट मैपिंग। अब देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अपना एक मैपर और डाउनस्ट्रीम। तो अगर मैं मैपिंग फंक्शन में जाऊँ तो अगेन मैं दो फंक्शन तो अगेन मैं एक मैपर ले सकता हूँ जो कि एक फंक्शन है, और एक डाउनस्ट्रीम जो कि खुद एक कलेक्टर है। अब बहुत सिंपल है कहने का मतलब, देखो मैं लिख सकता हूँ लेट्स से मुझे सारे अपर केस वैल्यू चाहिए, तो मैं सिंपली लिखूँ फॉर एवरी एक्स मैप इट टू एक्स डॉट टू अपर केस, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे ऑलरेडी सारे अपर केस हो रखे हैं, तो उल्टा कर लेते हैं, लेट्स से 2 लोअर केस कर लेते हैं, 2 लोअर केस, ठीक है। और यहाँ पे डाउनस्ट्रीम क्या है कि मुझे वैल्यूज चाहिए कैसे बेसिकली, तो मुझे लिखना पड़ेगा कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, मुझे लिस्ट के फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ग्रुपिंग बाय तो करनी है की के बेसिस पे जैसे मैंने अभी किया था, पर जो मेरी वैल्यूज होंगी ना उन सबको लोअर केस में रखना और उनको लिस्ट में कलेक्ट करना, ठीक है। तो बेसिकली मैं वही बता रहा हूँ कि मेरी जो वैल्यू होगी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स होंगी जिसमें सारी वैल्यू लोअर केस में होंगी, ओके। तो अब अगर इस मैप को मैं प्रिंट करूंगा तो देखो यहाँ पे मेरी सारी वैल्यूज लोअर केस में आ गई,
तो इसको भी एक नई लाइन में ले आते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे, ठीक है। तो इस तरीके से भी मैं एक मैपिंग फंक्शन यूज कर सकता हूं अपने ग्रुपिंग बाय के अंदर। अब इसी तरीके से एक और बहुत अच्छा तरीका है अपने कलेक्टर्स को यूज करने का, जिस मेथड का नाम है ज्वाइनिंग, ठीक है। अब आप इमेजिन करो सेम तरीके से मैं स्ट्रीम करूं, लेट्स से लिस्ट डॉट स्ट्रीम, ठीक है, और इस बार भी लिखूं डॉट कलेक्ट, ठीक है, पर इस बार कलेक्टर्स डॉट लिखूं ज्वाइनिंग। और ज्वाइनिंग के मैं किस बेसिस पे कर रहा हूं, लेट्स से मैं एक डेलीमीटर पास करूं, हाइफन के बेसिस पे ज्वाइन कर रहा हूं। और इसका देखो आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा लेट्स से एक स्ट्रिंग रिजल्ट एक स्ट्रिंग हो गई। और मैं चाहूं तो इस रिजल्ट को प्रिंट कर सकता हूं। तो देखो हो क्या रहा होगा, मैं कह रहा हूं इस पे स्ट्रीम करो, है ना, और इन सब को कलेक्ट कैसे करना है, मुझे इन सबको ज्वाइन करना है यूजिंग द डेलीमीटर हाइफन। तो मेरे को पता क्या स्ट्रिंग मिलेगी, ए हाइफन बी हाइफन सी कुछ इस तरीके से। तो देखो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो मुझे कुछ इस तरह की वैल्यू मिलती है, राइट, ठीक है। तो मैं ये भी कर सकता हूं, बेसिकली मैंने सारे एलिमेंट्स को मैंने कंबाइन कर दिया यूजिंग अ डेलीमीटर, और उसके लिए मैंने कलेक्टर्स डॉट ज्वाइनिंग यूज किया। तो बहुत सारे मेथड्स है कलेक्टर्स के अंदर, हमारे पास ग्रुपिंग बाय है, पार्टीशनिंग बाय है, ज्वाइनिंग है, इसी के अंदर हम मैपिंग यूज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ये सब बताता है कि क्या क्या तरीके हैं अपनी स्ट्रीम्स को कलेक्ट करने के, ठीक है। आई होप आपको आज मजा आया, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्ट्रीम्स में बचे हुए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे ऑप्शनल क्लास क्या होती है, हम पैरेलल स्ट्रीम कैसे बनाते हैं वगैरह वगैरह। इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।